बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी चौंकाने वाली हरकत के कारण चर्चा में आ गए हैं। जी हां, एक कार्यक्रम के दौरान उनका रवैया चर्चा का विषय बन गया है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को परंपरागत रूप से एक पौधा भेंट किया गया, लेकिन उन्होंने जो किया उसने सभी को चौंका दिया जब पौधे का गमला अफसर के सिर पर रख दिया। यह समारोह के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया और उन्हें गमले में लगा एक छोटा सा पौधा भेंट किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधे को सीधे अधिकारी के सिर पर रख करके सबको चौंका दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। यह मंच पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। जहां कुछ लोगों ने इस घटना को हास्यपूर्ण माना, वहीं पर कई लोग असहज और हैरान नजर आए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की दिमागी जो संतुलन है वह खत्म हो चुके हैं, बिगड़ता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह की हरकत की। इससे पहले भी कई बार ऐसे हरकत कर चुके हैं। वे राष्ट्रगान के दौरान हंसते हुए भी नजर आए थे। आपका इस मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहते हैं कि वे इश्क ही क्या जिसमें बगावत ना हो, पर जब इश्क सियासत से हो जाए और बगावत अपनों से, तो फिर तेज प्रताप यादव जैसे आशिक सामने आते हैं जो मोहब्बत में भी बगावत करते हैं और पार्टी में भी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो दास्तां शुरू हुई थी वह सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि इश्क और फिर इंतकाम की भी थी। जब बात छात्र आरजेडी की है, लेकिन झगड़ा दिल का निकला जब तेज प्रताप यादव ने अपने कथित साले आकाश यादव को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जब राजनीति में इसे कहते हैं रिश्तेदारी का रजिस्ट्रेशन। लेकिन राजद के संविधान और फिर जगदानंद सिंह की कलम ने इस प्रेम पत्र को फाड़ दिया। आकाश यादव की कुर्सी गगन कुमार को दे दी गई और तेज प्रताप यादव ने बिना देर किए बगावत का बुलेटिन जारी कर दिया। यह पार्टी संविधान से चलती है, प्रवासी सलाह से नहीं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और सीधे अध्यक्ष की कुर्सी पर निशाना साधा। जगदानंद सिंह भी कहाँ कम थे। उन्होंने कहा कि कौन है तेज प्रताप, मैं लालू यादव के प्रति जवाबदेह हूँ, उनके बेटे के नहीं। अब बताइए, बाप की पार्टी में बेटे को अजनबी और अधिकार विहीन बता देना, ये तो सियासी घर वापसी से पहले घर निकासी जैसा था। और फिर मोहब्बत हार गई, राजनीति ने पार्टी बदल ली। इस झगड़े के बाद आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव की मोहब्बत और आरजेडी की सियासत दोनों को बाय बाय बोल दिया और जा बैठे पशुपति पारस की पार्टी में। वहां भी उन्होंने छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब पद वही, सिर्फ पार्टी बदली। आकाश ने आरोप लगाया है कि राजद ने 8 साल के संघर्ष को एक झटके में जलील और बेदखल कर दिया। अब इसे राजनीतिक धोखा कहें या इश्क में बेवफाई, फैसला जनता का है। तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा बिंदास रहा है, लेकिन इस दास्तां में वे आशिक कम सियासी शायर ज्यादा लगे। जहां इश्क में प्रतिमा नहीं बैठती, वहां सत्ता की मूर्तियां खड़ी होती है। दोस्तों बिहार में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाली है। समय से पहले ही मानसून प्रवेश करने वाली ही एंट्री करने वाली है। इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है। जहां आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, वहीं इस बार 24 मई को ही इसकी एंट्री हो चुकी है। मानसून मुंबई के पास और बंगाल असम तक फैल चुका है। मानसून बंगाल की खाड़ी के जरिए नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हो चुका है। ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह संभावना जताई जा रही है कि मई के अंत तक सीमांचल क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। जहाँ बिहार में मानसून हर साल अलग अलग समय पर दस्तक देता है। जब मौसम विभाग और फिर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार 2023 में भागलपुर में मानसून आगमन 21 जून को हुआ था। यह साल 2024 में 28 जून में और फिर इस बार 10 से 15 जून के बीच एंट्री करेगा। पिछले 2 दशकों का मानसून का औसत आगमन 10 जून तक रहा है। इसके बाद मानसून वापसी की तारीख 10 अक्टूबर के आसपास रहा है। जहां मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 मई तक हल्की बारिश और फिर बिजली के साथ गरज की संभावना है। दोस्तों बिहार में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जब पटना में 4 दिन पहले 2 व्यक्ति
स्थानीय अस्पताल में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाइयों की शिकायत लेकर के पहुंचे थे। उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने जैसे लक्षण दिखे। यह लक्षण के आधार पर कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसमें दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं पर फिलहाल इन मरीजों का पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां अस्पताल प्रबंधक ने सिविल सर्जन कार्यालय को उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया है। देश भर में कोविड-19 के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में 100 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। जब पटना में कोविड-19 के मामले फिर से सामने आए हैं, सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि उनकी कोविड स्थिति की पुष्टि उनकी रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। जहां अस्पताल के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि एक मरीज को गंभीर लक्षणों के कारण भर्ती कराया गया था, जबकि दूसरे को आउट पेशेंट स्तर पर प्रतिबंधित किया गया था। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि 3 या फिर 4 और मरीजों में भी इसी तरीके के लक्षण थे, लेकिन उन्होंने सलाह के बावजूद जांच नहीं करवाई। जब पटना में मामलों का ये फिर से बढ़ना लगभग 1 साल में पहली बार हुआ है। जब हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सतर्कता की महत्ता उजागर होती है, क्योंकि देश भर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद अब एक और भाजपा नेता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब वायरल वीडियो में भाजपा नेता एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए। जब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता सफाई दे रहे हैं कि युवती को चक्कर आ गया था, इसलिए उसे सहारा दे रहे थे। अब पूरा मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर के भाजपा ने एक्शन भी लिया है। भाजपा नेता को शो कॉज नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। आपको बता दूं कि पूरा मामला भाजपा कार्यालय का है, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप एक लड़की के साथ सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आए, जिसके बाद उन्होंने लड़की को पकड़ करके गले लगा लिया। उसके बाद दोनों सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर चले गए। ये सारी चीज वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसे कार्यालय के कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है। जहां आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर जिलाध्यक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीडियो पुराना है और भाजपा कार्यालय का ही है। जब उनका कहना है कि महिला कार्यकर्ता ने उन्हें फोन किया था कि उसे चक्कर आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, जिसके बाद उसे कार्यालय आकर के आराम करने के लिए कहा गया था। जब वो सीढ़ियों से ऊपर लेकर के जा रहे थे तो फिर लड़की को चक्कर आ गया और फिर वह गिरने लगी थी, जिसे पकड़ करके सहारा दिया गया। इस दौरान गिरने से बचने के लिए उसने हाथ पकड़ लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर पटना वाले खान सर कितने पढ़े लिखे हैं और इसका असली नाम क्या है? क्योंकि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में हैं और लोग जानना चाहते हैं कि उनका असली नाम क्या है और कितने पढ़े लिखे हैं। तो हम आपको भी बताएंगे, अगर आप भी जानना चाहेंगे तो। आपको बता दें कि अपनी यूनिक टीचिंग स्टाइल और फिर बेबाकी के लिए पटना के खान सर पूरे देश में फेमस है, जहाँ उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बच्चों को पढ़ा करके उनकी मंजिल दिलाने वाले खान सर खुद कितना पढ़े लिखे हैं और उनका नाम क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आपको इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। दरअसल अपनी पढ़ाई को लेकर के खान सर ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई से की है। इसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई यूपी बोर्ड से पास की है। यह स्कूली पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया और यहाँ से उन्होंने BSc में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद खान सर ने जियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए गुजरात का रुख किया। वहाँ पर इसी इंटरव्यू में खान सर ने खुलासा किया है कि वे जब छोटे थे तो फिर सेना में अफसर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने एकेडमी का रास्ता चुना और फिर आज उनके पढ़ाए हुए छात्र सेना के साथ ही पुलिस और कई दूसरे विभागों में बड़े पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं पर खान सर ने खुलासा किया था कि वे पटना या फिर बिहार के नहीं बल्कि यूपी के रहने वाले हैं। जहाँ उनका जन्म 1993 में हुआ था और वो भी देवरिया के वे रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के, जहाँ उनका असली नाम फैसल खान है। फिलहाल वे पटना में खान ग्लोबल टीचिंग नाम की कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जो कि पटना के अलावा राजधानी दिल्ली में भी है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड का मामला सामने आने के बाद अब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय प्रेस से रूबरू हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा और कई सवाल दाग दिए। उन्होंने पत्नी होने के नाते कई जायज़ सवाल
लालू फैमिली से भी पूछे हैं। ऐश्वर्या राय ने कहा है कि जब सबको तेज प्रताप यादव के बारे में पता था तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। वही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर कहा कि ये सब इलेक्शन को लेकर के ड्रामा है। हमको सब मीडिया से पता चला है, कोई अलग नहीं है, जहाँ सब मिले हुए हैं। राबड़ी देवी कल भी गई होंगी और बोले होंगे कि परेशान ना हो, चुनाव हो जाए तो फिर हम सब ठीक कर देंगे, उन्हें जवाब देना होगा। ये कहना है ऐश्वर्या राय का। जब ऐश्वर्या राय ने आगे कहा है कि उनसे पूछिए जब मुझे मारा गया तो फिर न्याय कहाँ गया था, उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। उन्होंने तो बोला है ना कि 12 साल की बात है। लालू जी और फिर राबड़ी जी को सब पता होगा। ये लोग नाटक कर रहे हैं कि निकाल दिया गया, सामाजिक न्याय कर दिया, पर हमारा न्याय कहाँ है। अब हमें नहीं उन्हें बल्कि उन्हें जवाब देना होगा। हम तो लड़ ही रहे हैं। आपको बता दो कि तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और फिर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुई थी। ये शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। हालांकि शादी के 6 महीने बाद ही तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी रिश्ते में खटास आ गई और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दोनों परिवारों के रिश्ते खराब हो गए और फिर आज तक मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड मामले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। दोस्तों, सरकार समय समय पर गरीबों के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है ताकि उससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनका एक मजबूत वोट बैंक बन सके। यह सरकार इस बार राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना लाई है। इसमें सरकार राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ हर महीने 1000 रुपये भी देगी। जब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ एक बड़े वर्ग के लोगों को मिलने की उम्मीद है। जब खास तौर पर ये योजना उन परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब परिवारों को अनाज के साथ साथ हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस योजना का मकसद न केवल गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना है, बल्कि गरीब और फिर ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना भी है। इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि सरकार की है और ओर से तय मानदंडों को पूरा करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका राशन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड की KYC होना चाहिए। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, जिससे इस योजना में पारदर्शिता बनी रहे। वहीं पर यदि आप सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और फिर आप सभी मापदंडों को पूरा करते हैं तो फिर राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले JDU को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एक पुराने नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बात है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले सत्तारूढ़ NDA के सहयोगी दल और CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU को लगातार झटके लग रहे हैं। दरअसल JDU ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। हालांकि पार्टी का कहना है कि इन नेताओं के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की विचारधारा से अलग होकर के वक्फ बिल पर JDU का समर्थन और फिर CM नीतीश कुमार की चुप्पी को अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। परवेज सिद्दीकी JDU राजनीतिक सलाहकार समिति के भी सदस्य थे। वहीं पर JDU से इस्तीफा देने के बाद परवेज सिद्दीकी ने कहा कि इसकी जानकारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार और फिर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को ईमेल के जरिए भेज दी है। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात की चिंता करने की अपील की है। इसके लिए पार्टी का रुख साफ करने की बात कही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। जब बिहार में JDU के BJP की विचारधारा से तालमेल पर परवेज सिद्दीकी ने असंतोष जताया है। जब परवेज सिद्दीकी ने कहा है कि कई लोगों से रायशुमारी की और फिर ये फैसला लिया कि ये मुद्दा व्यक्तिगत मामलों से परे हैं। दोस्तों, बिहार में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्तियां निकाली गई है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। बिहार के कटिहार जिले में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के कुल 52 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 21 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 5 जून 2025 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक पास
पास होना अनिवार्य है। ये भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो सरकारी सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वहीं पर उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा। आवेदन पत्र और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में भरकर के जिला शिक्षा कार्यालय कटिहार में जमा करना होगा। आवेदन संबंधित अधिक जानकारी और फिर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट katihar.nic.in पर विजिट करें और यहीं से आप सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की एक नई योजना है जिसमें बताया गया है कि शादी करने वाले जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य युवाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत जो भी जोड़े विवाह करते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शादी करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शादी को बढ़ावा देना और फिर युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत सुगमता से कर सके। नीतीश सरकार ने इसे राज्य के सामाजिक और फिर आर्थिक विकास के लिए तैयार किया है। यह योजना की प्रमुख शर्तों के बारे में अगर बात की जाए तो विवाह बिहार में होना चाहिए। वहीं पर पति की उम्र कम से कम 21 साल और पत्नी की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। वहीं पर ये एक लाभ केवल पहली शादी करने वाले जोड़े को मिलेगा। वहीं पर जोड़ों को शादी के बाद अपने क्षेत्र में पंजीकरण कराना होगा। वहीं पर आर्थिक सहायता का उपयोग घर बनाने और शिक्षा या फिर व्यवसाय शुरू करने में किया जा सकता है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए जोड़े को आवश्यक दस्तावेज जैसे शादी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फिर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकार का मानना है कि ये योजना युवाओं को शादी के बाद आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें नए जीवन की शुरुआत में सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही इससे समाज में शादी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बढ़ेगी। नीतीश सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए हर जिले में इसके प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार बीते शाम दिल्ली से वापस आए थे, वहीं पर कल सुबह सुबह वे जेडीयू दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार करीब 10 मिनट तक पार्टी दफ्तर में रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। जब पार्टी कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार को लेकर के जमकर के नारे लगे। सीएम नीतीश कुमार का स्वागत कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश से किया है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार की अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, भारत में तेजी के साथ कोरोना वायरस अपना पांव पसार रहा है। जहाँ अगर नई लहर को रोकना है तो फिर हमें तुरंत ही सावधान हो जाने की जरूरत है। जब कोविड के नए वेरिएंट के लक्षणों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इसके दिखने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन बनकर के कोविड फिर से फैल रहा है। जहाँ देखते ही देखते भारत में कोविड के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। ये एक चिंता की बात है क्योंकि इसके पीछे आम लोगों की लापरवाही है। लोगों ने इस संक्रमण को हल्के में लेना शुरू कर दिया है जो कि कोरोना की नई लहर को दावत दे सकता है। जब कोविड को रोकने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके लिए आपको 6 लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा करने से कोविड इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी हो जाएगी। फिलहाल भारत समेत पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट आक्रामक बना हुआ है। ये केरल, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली तक पहुंच गया है। वहाँ पर कोविड-19 को रोकना है तो फिर इसके लक्षण और फिर कारण को अच्छे तरीके से समझ लें, जब वरना ये वायरस फिर से तबाही मचाने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर इनके लक्षणों के बारे में अगर बात किया जाए तो गले में दर्द, बुखार, हल्की खांसी, सीने में जकड़न, थकान, बदन दर्द, ये लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग सुबह सैर करने के लिए बोलते हैं कि सुबह सुबह सैर करें क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह का सैर आपका जानलेवा बन सकता है? जी हाँ, आपको बता दूं कि सुबह की सैर को सेहत के लिए अमृत माना जाता है। ताज़ी हवा, सूरज की किरणें और प्रकृति का साथ न केवल शरीर को तंदुरुस्त रखता है बल्कि मन को भी सुकून देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह की सैर के दौरान की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर कौन कौन सी गलती है। गलती यह है कि बिना वार्म अप के तेज सैर शुरू करना। वहीं पर कई लोग सुबह उठते ही सीधे तेज गति से
सैर शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। बिना वार्म अप के तेज़ी से वॉकिंग करने से मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द या फिर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैर से पहले 5-10 मिनट का हल्का स्ट्रेचिंग या वार्म अप अपने शरीर को तैयार करता है और चोट के जोखिम को कम करता है। अगली बार सैर पर निकलने से पहले कुछ हल्के व्यायाम आप जरूर कर लें। उसके बाद दूसरी गलती है गलत जूतों का इस्तेमाल। जी हाँ, क्या आप सैर के लिए सही जूते चुनते हैं, ये आपसे सवाल है। कई लोग पुराने घिसे हुए या फिर अनुपयुक्त जूतों में सैर करते हैं, जो पैरों, घुटनों और फिर कमर को नुकसान पहुंचा सकता है। गलत जूते न केवल असहज पैदा करते हैं, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जोड़ों में दर्द और फिर अन्य समस्याएं भी हो सकती है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के साथ आरामदायक और फिर सैर के लिए डिजाइन किए गए जूतों का चयन करें। ये छोटा सा निवेश आपकी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। वहीं पर गलती नंबर 3, खाली पेट या भारी नाश्ते के बाद सैर। जब सुबह की सैर से पहले खाने को लेकर के लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग खाली पेट सैर करते हैं, जिससे कमजोरी या फिर चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। वहीं कुछ लोग भारी नाश्ता करने के तुरंत बाद सैर पर निकल जाते हैं, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सैर से पहले एक केला, कुछ बादाम या फिर हल्का स्नैक खाएं, जो आपको ऊर्जा दे और फिर पाचन पर बोझ ना डालें। वहीं पर गलती नंबर 4, गलत समय पर सैर करना। सुबह की सैर का समय भी मायने रखता है। बहुत जल्दी या फिर बहुत देर से सैर करने से आप प्राकृतिक पूर्ण लाभ से वंचित रह सकते हैं। जब सूर्योदय के समय सैर करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय हवा ताज़ी होती है और फिर सूरज की किरणें विटामिन डी प्रदान करती है। साथ ही प्रदूषण का स्तर भी सुबह के समय कम हो जाता है। दोस्तों, बिहार में प्री मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। अब इसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में आंधी और ठनका का अलर्ट जारी कर दिया है। 4 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज पटना में बादल छाए रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज बादल छाए रहने के साथ ही 1-2 जगहों पर ठनका और बारिश के आसार भी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज बिहार के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बिहार के अधिकतर शहरों में आज ठनका और फिर आंधी की चेतावनी है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बचे हुए भागों के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और फिर पश्चिमी बिहार के साथ ही उत्तर, मध्य और फिर दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और फिर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। जब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और गया में मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में मध्यम से तेज बारिश, मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए एक हैरान कर देने वाला फरमान जारी हुआ है। आदेश सुन करके शिक्षक भड़क गए हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एसीएस, सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग हर रोज नए फरमान जारी कर रहे हैं। जब शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को लेकर भी विभाग सख्त निर्देश जारी करता है। इसी बीच विभाग ने शिक्षकों को लेकर के एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसको लेकर के अब बवाल मच गया है। जब शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल बिहार के प्राथमिक शिक्षकों पर पहले से ही विभाग की सख्ती जारी है, लेकिन अब प्रखंड स्तर पर भी अधिकारियों द्वारा कड़े निर्देश लागू कर दिए जाने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए खबर है कि बिहार में गेहूं खरीदारी शुरू हो चुकी है, जो कि 15 जून तक खरीदारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी, यानी कि एमएसपी पर। जहाँ किसानों को अगली अपनी फसल बेचने के लिए 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है, जिससे उन्हें एक निश्चित मूल्य प्राप्त हो रहा है। मौसम 2025-26 के लिए गेहूँ खरीद की घोषणा की है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर के 15 जून 2025 तक चलेगी। ये किसान अपने गेहूं को पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि
पैक्स या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों में बेच सकते हैं। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI द्वारा भी कुछ खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह गेहूं बेचने के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन जमा करना होगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा बड़ी सियासी हलचल लेकर के आया है। 29 मई को PM मोदी पटना पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से BJP कार्यालय तक भव्य रोड शो करेंगे। ये इस चुनावी साल में उनका पहला रोड शो होगा, जो पार्टी की ताकत और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित होगा। जब PM मोदी का रोड शो पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होगा। इसके बाद वे शेखपुरा मोड़, बेली रोड, JD विमेंस कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर, विश्वेश्वरैया भवन, पटना हाईकोर्ट होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचेंगे। यहाँ से वे सीधे BJP कार्यालय जाएंगे। इस रोड शो के दौरान करीब 32 स्थानों पर स्थानीय कार्यकर्ता और फिर समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं पर 29 मई की शाम प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 30 मई को वे विक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बिहार की जनता को आगामी चुनाव में BJP और फिर उनके गठबंधन की प्राथमिकताओं और फिर योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। वहीं पर बिहार के BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि PM मोदी का ये दौरा पार्टी के बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और फिर चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने के निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़ी रणनीति सलाह भी देंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना से कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ कोलकाता रवाना हुए। बताया जा रहा है कि बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव दोबारा पिता बन सकते हैं। ऐसे में लालू परिवार अपने नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए एक जगह मौजूद रहना चाहते हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर कहा कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं कहना है। वहीं तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, सरकार किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रभावशाली कदम उठा रही है। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत की गई है। योजना के लिए 2,02,12,500 की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में शारदीय प्याज की खेती क्षेत्र का विस्तार करके कुल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, ताकि किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। वहीं पर बिहार के 18 जिलों बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली में लागू की जाएगी। वहीं पर कृषि विभाग की ओर से प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज की आवश्यकता निर्धारित की गई है। बीज का वितरण 2450 रुपये प्रति किलो या फिर वास्तविक दर जो भी कम हो कृषि विभाग देगा। प्रति हेक्टेयर 24,500 रुपये की अनुमानित लागत पर किसानों को 75% अर्थात 18,375 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में काफ़ी सारी उथल पुथल हाल ही में देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के प्रेम की बातें जब चारों तरफ होने लगी तो पिता लालू प्रसाद यादव ने गुस्से में आकर के एक सख्त कदम उठाया और तेज प्रताप यादव को पार्टी और फिर परिवार से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस फैसले पर तेज प्रताप यादव का अभी तक तो कोई किसी तरीके का रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि वे अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। या सूत्रों की माने तो RJD के दरवाजे बंद होने पर तेज प्रताप यादव अपनी खुद की नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। या सूत्रों की माने तो तेज प्रताप यादव की चुप्पी काफी कुछ बताती हुई दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से निकाले जाने के बाद खुद की सियासी ताकत को मजबूत करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में वे 2 नामों पर विचार कर रहे हैं। एक पार्टी का नाम होगा DSS मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ और दूसरी पार्टी का नाम होगा CJP यानी कि छात्र जनशक्ति परिषद। वैसे देखा जाए तो इन दोनों नामों की तेज प्रताप यादव ने पहले ही नींव रख दी थी। या तेज प्रताप यादव ने RSS के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ को बनाया था। वहीं दूसरी तरफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया था। जब वैसे
अब देखना होगा कि अगर वो बात सच साबित होती है तो क्या तेज प्रताप यादव अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि खुद लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की जानकारी लोगों के बीच शेयर की थी। दोस्तों, आरजेडी से तेज प्रताप की बेदखली से लालू यादव के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूछा है कि इस कार्रवाई की लिखित जानकारी विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव को कब दे रहे हैं। पार्टी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि ये सब नाटक है जिसमें पूरा लालू परिवार एक साथ है। ऐश्वर्या राय को भ्रम में रखने और फिर चुनावी डैमेज कंट्रोल के लिए लालू यादव नौटंकी कर रहे हैं। वहीं पर नीरज कुमार ने कहा है कि जब कोई दल किसी सदस्य यानी कि विधायक को पार्टी से निकाल देता है तो नियम अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके दिया जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने निलंबन नहीं बल्कि निष्कासन किया है, तो फिर विधानसभा को बताना जरूरी है। जब लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी लोग भी नैतिकता की बात करते हैं तो फिर आश्चर्य होता है। जब यादव परिवार की प्रतिष्ठा बेटी ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया गया तो फिर नैतिकता कहाँ चली गई थी। जब चुनाव नज़दीक है तो फिर दिखावे की कार्रवाई की गई है। चुनाव खत्म होते ही सब एक साथ आ जाएंगे। जब बीजेपी नेता ने कहा है कि आने वाले समय में लालू के परिवार में और विस्फोट होगा। पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के महाभारत होगा और लंबा चलेगा। रही बात तेज प्रताप को परिवार से निकालने की, तो लालू यादव कलाकार आदमी हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। तलाक के बाद ऐश्वर्या राय को मेंटेनेंस में कुछ नहीं देना पड़े, इसलिए परिवार से भी निकाल दिया गया है। जब चुनाव और तलाक के फैसले के बाद लालू यादव अपना फैसला वापस ले लेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, यदि भारत को आंख दिखाओगे तो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाओगे। ये भी कहा गया है कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। इससे पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, जब हमने भी दहशतगर्दी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। जब पीएम मोदी ने लोगों से पूछा है कि आप ही बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब हमारी बहन के सिंदूर को कोई मिटाएगा तो फिर क्या हम चुप बैठेंगे? सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय हो जाता है। हमने उन बहनों का बदला दहशतगर्दियों से लिया है। जब दहशतगर्दियों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे राज्य का नेतृत्व कर सके। प्रशांत किशोर सिवान के दौरे पर थे। कल उन्होंने सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार द्वारा एक IAS अधिकारी के सिर पर गमला रखने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि हम पिछले कुछ महीनों से लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार का नेतृत्व कर सके। उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और फिर उनके विभागों के नाम भी याद नहीं है। या उन्हें केवल दिल्ली में 12 सांसदों के लालच और फिर खुद बिहार भाजपा में नेतृत्व की कमी के कारण भाजपा ने बिहार की जनता पर थोप रखा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक सिपाही भर्ती होने के पहले शारीरिक और फिर मानसिक परीक्षण से गुजरता है, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति शेयर नहीं कर रही है। जब प्रशांत किशोर ने आगामी चुनाव से पहले बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान के अधिकांश विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्हें पता है कि उनके विधायकों और सांसदों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर के सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जब पीएम का दौरा कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन को बढ़ा सकता है। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साध रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया था कि बिहार में इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर एनडीए अपने कार्यकाल को बरकरार रखने के लिए कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी 29 मई को
2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं, जहां उनके आगमन को लेकर के राजधानी पटना में सुरक्षा और स्वागत की व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और फिर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक में प्रधानमंत्री एनडीए की क्षेत्रीय स्थिति को लेकर के नेताओं से फीडबैक लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की प्राथमिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में बूथ स्तर की तैयारियां, जनसंपर्क अभियानों और फिर प्रवास कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने जो कांड किया है वो सबको पता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिनके साथ वो 12 साल से रिलेशनशिप में हैं वो कौन है अनुष्का यादव। तो चलिए हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि अनुष्का यादव पटना के लंगर टोली की रहने वाली है और उनके पिता का नाम मनोज यादव है। वहीं उनके भाई आरजेडी की छात्रा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम आकाश यादव है। आकाश यादव को तेज प्रताप यादव ने ही आरजेडी की छात्रा शाखा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश को प्रदेश अध्यक्ष हटा करके गगन यादव को ये जिम्मेदारी दे दी थी। इस बात को लेकर के तेज प्रताप यादव भड़क गए थे और जगदानंद सिंह से भी लड़ गए थे। दोस्तों, तेज प्रताप यादव को लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर के परिवार और फिर पार्टी से 6 साल से निकाल दिया गया है, जिसके बाद से ही सियासत हलचल तेज हो गई है। जहाँ कई नेता भी खुलकर के तेज प्रताप यादव का साथ दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव की शादी जबरदस्ती की गई थी, जब उनके साथ अन्याय हुआ है तो फिर वहीं पर कुछ नेताओं का कहना है कि लालू यादव के लिए ये कठिन निर्णय है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हुए कहा है कि लालू यादव के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा होगा। दरअसल दिल्ली में बीते दिन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही विजय सिन्हा ने लालू परिवार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा से जब सवाल किया गया कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को घर से और पार्टी से निकाल दिया है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये उनके परिवार का मामला है, ऐसे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हर पिता को समझना चाहिए कि अच्छे कार्य करना ठीक है चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये लालू यादव के लिए निश्चित पीड़ादायक रहा होगा। पारिवारिक मामले में राजनीति की जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव खुद बीमार है, उनके लिए ये दुखद और पीड़ादायक है। या किसी भी पिता को अपने बेटे को परिवार से बाहर निकालना कितना दुखद होता है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। वहीं पर इस मामले पर सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और राजनेताओं को विशेष तौर से इसका ख्याल रखना चाहिए।